भूपेंद्र जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सौम्य जी, बहुत बढ़िया। आप सुनाएं। मैं एकदम ठीक हूँ और आज आपको चैनल पर देखकर बहुत खुशी हो रही है। जब भी कोई आर्टिस्ट, पब्लिशर या राइटर कॉमिक बुक इंडस्ट्री से रिलेटेड चैनल पे आते हैं, हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ऑनर की बात होती है। इसीलिए आपका बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पर आए। एक्चुअली सौम्य जी, दैट्स ऑल माय प्लेजर एक्चुअली, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत ही की है और आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर सकूं, यहाँ से कुछ मैंने उन्हें बता सकूं अपने बारे में। तो मुझे लगता है ये टोटली मेरा मतलब मुझे आभार करना चाहिए आपका कि आपने मुझे अपना प्लेटफॉर्म दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये शायद ये कह देना इस वक्त सही होगा कि यही तो हम फैंस और रीडर्स का एक दूसरे के प्रति सपोर्ट और प्यार होता है। और सबसे बढ़कर कॉमिक्स के प्रति, कॉमिक बुक इंडस्ट्री के प्रति ये जो एक लगाव है, एक पैशन है, जिसे हमने जुनून में चेंज कर दिया है। अभी आधा घंटा पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था, तो मैंने जो बात कही थी मैं फिर रिपीट करूंगा आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इनिशिएटिव लिया, क्योंकि इंडस्ट्री रिक्वायर्स मोर एंड मोर पब्लिशर्स राइट नाउ, और आप वो कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, आप प्लीज सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, और ये कॉमिक बुक्स के प्रति अपने ये लगाव और प्यार को जरा दर्शकों के सामने प्लीज क्लियर कीजिए। जी, एक्चुअली मैं वैसे हिमाचल का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं चंडीगढ़ ही पैदा हुआ और यहीं पे मैंने पढ़ाई अपनी कंप्लीट की। कॉमिक्स के लिए कॉमिक्स के बारे में मेरी जो जितनी मेरी मेमोरीज जो जिनकी वजह से आज मैं ये कॉमिक इंडस्ट्री में घुसा हूँ, वो एक्चुअली मेरे कजन ब्रदर्स थे जो पटियाला रहते थे। तो जब सर्दियों की छुट्टियां होती थी 6-7 दिन की, तो हमें उनके पास जाने का मौका मिलता था और वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने कॉमिक्स देखी थी उनके पास कलेक्शन में। और कॉमिक्स ये ऐसी चीज है कि इनको देखते ही मतलब ऐसा गुम हो जाता है इंसान की फर्स्ट टाइम। मतलब आजकल के बच्चों में मैं वो चीज देखता नहीं, क्योंकि शायद आजकल बहुत सारी चीजें एंटरटेनमेंट के लिए आ चुकी हैं, तो उस वक्त इतना नहीं होता था। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम कॉमिक्स देखी थी, तो मैं उन्हें पहली बार देखते ही मतलब मुझे प्यार हो गया था कॉमिक्स के साथ। और मुझे अभी भी याद है कि मुझे स्टोरी याद नहीं रही, लेकिन मुझे याद है कि पहला टाइटल जो मैंने देखा था वो उड़न तश्तरी के बंधक था। सुपर कमांडो थ्रो उड़न तश्तरी के बंधक। हाँ जी, हाँ जी। वाह वाह, क्या बात आपने याद दिलाई। और एक्चुअली बचपन से ही मेरा थोड़ा सा लगाव ऐसी चीज़ों के लिए था, साइंस फिक्शन ये सब चीज़ें। मेरे भैया हैं, वो मुझसे हमेशा ऐसी सारी स्टोरी सुनाते थे, एलियन से रिलेटेड या फिर ऐसा प्लेनेट है या गैलेक्सीज हैं। तो जब वो ऐसी बातें करते थे, और मतलब वो वाला ऐसा कोइंसिडेंस था कि मुझे पहला टाइटल भी वही दिखा, उड़न तश्तरी के बंधक। जब मैंने वो टाइटल पढ़ा, मैंने कहा ये क्या मतलब क्या स्टोरी है उड़न तश्तरी के बंधक। उड़न तश्तरी तो मैं अपने भैया से सुनता हूँ कि कुछ ऐसा एलियंस आते हैं, ऐसा वैसा। बचपन में जितनी मेमोरीज थी, तो उस वक्त मेरी एज रही होगी कोई 8 या 9 साल एज रही होगी मेरी। तो जब मैंने पहली बार टाइटल पढ़ा, बस वहीं से प्यार हो गया कॉमिक्स के साथ। और लेकिन बहुत कम टाइटल्स पढ़े बचपन में, पेरेंट्स ने कभी कॉमिक्स खरीद के दी नहीं है। और जब मैं उनसे लेके भी आता था, तो वो छुपा के लेके आता था वहां से कि एक बार चंडीगढ़ पहुंच जाए फिर ये कॉमिक्स मेरे पास ही रहेंगी। जी। और जब मैं कॉमिक्स वो स्कूल कई बार लेके चले जाता था, तो वो लोग ऐसे टूट पड़ते थे कॉमिक्स के ऊपर कि इसके पास क्या है, कौन सी चीज है। तो वो हीरोज को भी नहीं जानते थे, और बस वहीं से थोड़ा ऐसा क्रेज शुरू हुआ, कॉमिक्स पढ़ता रहा। फिर धीरे धीरे करके थोड़े बड़े होने लगे जब, तो कजन्स के यहाँ जाना भी कम हो गया और चीज़ें आने लग गई, कार्टून्स आ गए, एनिमेशन आ गया। लेकिन अभी दूसरी पारी जो मेरी कॉमिक्स की शुरू हुई वो 2018 में शुरू हुई। एक्चुअली सब कुछ ऑलमोस्ट मतलब कि जो बेसिक चीज़ें हैं हर कोई चाहता है कामयाब होने के बाद पूरी की जाए, वो सब मैं कर चुका था। तो मैं ऐसी चीज़ों को खोज रहा था जो मेरी छूट गई हैं, कभी मुझे मतलब जिनका शौक था। तो ऐसी चीज़ें थी, म्यूज़िक था और अपना ये कॉमिक्स को था। मैंने एक दिन सर्च किया, एक्चुअली मेरे माइंड में पता नहीं कहाँ से स्ट्राइक किया, मैं भूल चुका था बिल्कुल कि कॉमिक्स में क्या चल रहा होगा। तो 2018 में मैंने एकदम सर्च किया और मुझे पता चला कि राज कॉमिक्स एक अकेला पब्लिशर है जो अभी भी चल रहा है। तो अमर चित्र कथा वगैरह मैंने बचपन में पढ़ी नहीं थी, सिर्फ राज कॉमिक्स को ही मैं जानता था कि कॉमिक्स है तो राज कॉमिक्स। आइए अब हम शुरुआत करते हैं स्वयंभू के साथ में, और इस टॉपिक को रीडर्स को बताना, उनकी अशांत मन को शांत करना बड़ा जरूरी है इस समय। तो आखिर स्वयंभू कॉमिक्स, इसकी शुरुआत हुई कैसे, और ये नाम स्वयंभू
बहुत रोचक है, बहुत अलग है, इसके बारे में भी बताइए। थैंक यू। जी, स्वयंभू का नाम से पहले मैं आपको बताऊंगा कि शुरुआत कैसे हुई। तो 2020 की बात है ये। तो मैं कॉमिक्स वगैरह के बारे में पढ़ रहा था, थोड़ा राज कॉमिक्स ही पढ़ रहे थे 2018 से, लेकिन 19 और 20 में थोड़ा आनी कम हो गई थी, साल में 1 या 2 आ रही थी। लेकिन जो अंदर से क्यूरोसिटी थी कि यार और कॉमिक्स और पढ़नी थी, कुछ नया पढ़ना था। एक्चुअली मैंने बहुत लिमिटेड कॉमिक्स पढ़ी है, तो मैंने रिसेंट वाली जितनी थी वो सारी पढ़ चुका था। मैं नागायन से लेके राजनगर रक्षक, ये सब राज कॉमिक्स सभी पढ़ चुका था। तो मेरा थोड़ा ऐसा था, मतलब कि थोड़ा मन उदास सा भी होता था कि कॉमिक्स यार कम आ रही हैं और आनी चाहिए थी, मतलब कुछ मिल नहीं रहा है। तो मैंने सर्च करना शुरू किया कि कोई और कॉमिक्स है क्या इंडिया में, कोई आने वाला, कोई पब्लिशर हो, कुछ हो। मुझे एक्चुअली तब पता लगने लगा है कि ऐसे बहुत सारे पब्लिशर्स हैं और कुछ आके चले गए हैं। और फिर एक दिन मुझे एक्चुअली एक सपना आया, आप मतलब हंसेंगे इस बात पे, मुझे एक ड्रीम आया। उस ड्रीम में मुझे एक स्टोरी, मतलब मुझे ऐसा एक सपना दिखाई दिया, कोई स्टोरी समझ सकते हैं आप। और मैं उठ के ये सोचने लगा कि ये मुझे क्या दिखा, और मैं कॉमिक्स के रिलेटेड ही उस चीज को सोचने लगा कि ये एक कहानी बन सकती है। मैं पूरी रात, मतलब मुझे लगता है मेरी नींद 2 बजे खुल गई होगी, मैं 2 बजे से सुबह 7 बजे तक उस स्टोरी के बारे में सोचता रहा, उसे इवॉल्व करता रहा। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक स्टोरी ऑलमोस्ट रेडी कर ली है, और मुझे उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि इसमें पोटेंशियल है। और मैंने उस स्टोरी को सोचा कि अब क्या करूं, लिख तो लिया है मैंने, लेखक मैं हूं नहीं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरह से एक अच्छी कहानी को लिख सकते हैं। तो मेरे पास एक, समझ सकते हैं, प्लॉट या कॉन्सेप्ट था। तो उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन कोशिश की इधर उधर से लेने की, कैसे एक स्टोरी को आगे लेके जाएं, किसी के पब्लिशर के थ्रू पब्लिश किया जाए। तो मेरी रविराज जी से बात हुई, उन्होंने काफ़ी कुछ इंडस्ट्री के बारे में बताया, कैसी चीज़ें होती हैं। वहीं से मैंने ऐसा सोचा कि किसी और पब्लिशर को अप्रोच करने से अच्छा है मैं खुद क्यों नहीं, अगर मैं सक्षम हूँ। मैंने पब्लिशिंग के बारे में काफ़ी कुछ पता किया कि कितना कॉस्ट, कैसा खर्चा आता है, अगर मेरे पास प्लॉट है तो कोई राइटर उसको अडॉप्ट करेगा तो उसमें किस तरह से राइट्स जाते हैं या सब क्रेडिट्स किसको जाते हैं। काफ़ी कुछ पता करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं खुद इस कॉमिक को पब्लिश करूँगा। जब नाम रखने की बारी आई तो मैं चाहता था कि कुछ ऐसा नाम रखा जाए जो एक पहचान बने कि ये शुरुआत कैसे हुई है। और मैं कुछ चाहता था कि इंडियन ओरिजिन के साथ उसका नाम मतलब इस तरह से कुछ रिलेटेड हो। तो मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया और वहाँ से मुझे ये शब्द, एक वर्ड मिला, स्वयंभू करके, जिसको पढ़ते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसका मतलब ही ये है कि जो खुद से ओरिजिनेटेड हो। और तो फिर मेरे आइडियाज़ भी ऐसे ही थे क्योंकि वो खुद से ओरिजिनेटेड थे। मैंने कहीं ऐसा नहीं सोचा कि हमें हीरोज़ बनाने हैं या हमें विलन बनाना है या हमें किस तरह की कहानी बनानी है। ये खुद से ओरिजिनेटेड थे, आइडियाज़ खुद आए और मैंने उनको डेवलप किया। तो उस हिसाब से मैंने इसका नाम स्वयंभू रखा। तो मेरा भी स्वयंभू के लेके भी यही एक चीज़ है कि मैं उन रीडर्स को लेके आऊँ जो कार्टून्स देखते हैं, जो एनीमे देखते हैं। वो लोग कॉमिक्स नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन बैटमैन की कॉमिक्स भी अब लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि, या फिर आयरन मैन या फिर अब एवेंजर्स की कॉमिक्स भी लोग इसलिए पढ़ने लगे हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें बड़े पर्दे पे देख लिया हुआ है, मूवीज देख चुके हैं वो, तो उनका इंटरेस्ट जाग चुका है कि अच्छा ये स्टोरी लाइन, इसमें एक ईस्टर एग दिया है, इसके बारे में कोई कॉमिक सीरीज भी है, फिर वो सीरीज को खरीदते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट नीड है इस वक्त हमारी, अगर इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है, कि हम इन सभी चीज़ों को कनेक्ट कर सकें किसी तरह से, और कनेक्ट कर सकें जो कि अगर ऑफिशियली कॉमिक पब्लिकेशन की तरफ से हो तो वो बहुत बड़ा एक पॉइंट है। क्योंकि पिछले 5-6 सालों में हमने ये तो देखा है कि फिर फैंस ही बेचारे खुद बनाने लगते हैं, फैंस ही अपना कुछ, जी। तो उनकी कोशिश भी बहुत काबिल तारीफ है, लेकिन अगर पब्लिकेशन खुद ही करे, ऑफिशियली आए कुछ, तो वो एक बहुत मजबूत स्तंभ बनता है। अब चूंकि इन कंटेंट्स के बारे में बात हो रही है तो इनकॉग्निटो के बारे में बात करना बहुत लाजमी है। विदाउट गिविंग मच स्पॉयलर्स, आखिर दर्शक पैसा देकर क्या खरीदने वाला है, क्या आने वाला है उसके हाथ में, कुछ बताएंगे? इनकॉग्निटो के बारे में जैसा उसका नाम है, पहले इसमें उसका इंट्रोडक्शन ही होगा कैरेक्टर के बारे में, वो कौन है, और एक सस्पेंस है, उसको जानना ही सबसे बड़ा इस स्टोरी के अंदर। वो यही रीडर्स को पता चलेगा कि इनकॉग्निटो एक्चुअली है कौन, वो एक हीरो है, वो विलन है, या फिर कोई शेडी कैरेक्टर है, या वो करता क्या है, बस ये सब चीज़ों का उसमें पता चलेगा। और इस स्टोरी को बहुत ही अच्छे से हमने डेवलप किया है ताकि रीडर का इंटरेस्ट शुरू से लेके एंड तक बना रहे।
इसकी टीम के बारे में बताइए, इसके जो प्रोडक्शन टीम रही है आज जिसने आपके इस सपने को साकार किया है, उनके बारे में कुछ बताइए, कौन कौन रहा है इसमें? टीम में मैं सबसे पहले तो क्रेडिट रविराज जी को देना चाहूँगा। उनका एक्चुअली उनको मैंने जब मैंने ये स्वयंभू का कॉमिक्स का शुरू किया तो मुझे इस तरह का पता था इतना, क्योंकि अब एक्सपीरियंस हो चुका है अपने काम करते हुए भी कि कोई भी आप काम शुरू करेंगे, अगर आपके साथ कोई इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस्ड इंसान नहीं जुड़ेगा तो उसमें बहुत सारे फ्लॉज के चांसेस रहेंगे। मैं उन फ्लॉज को कम करना चाहता था, तो मैं रविराज जी को मैंने ये रिक्वेस्ट किया था। मुझे एक्चुअली जब मैं शुरू करा था मेरे दिमाग में आइडिया पहले से था, लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा डाउट था कि पता नहीं वो मुझे हेल्प करेंगे इतना कि नहीं करेंगे। तो मैंने उनको कॉल करके ये चीज़ मैंने कहा मैं आपसे फ़ोन पे बात करना चाहता हूँ, और फिर मैंने उनको ये प्रपोजल दिया कि आप स्वयंभू पे प्लीज़ सुपरवाइज कीजिए हर एक स्टेप को, क्योंकि मैं नया हूँ, सपना ज़रूर मैंने देखा है, पब्लिकेशन ज़रूर मैं शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल आपके कंपेरेटिवली तो मुझे कोई इसमें आइडिया नहीं है कि एक स्टेप कैसे होगा। तो रवि जी ने जब हाँ कहा तब जाके मुझे काफ़ी रिलीफ फील हुआ कि उन्होंने मुझे हाँ कह दिया, क्योंकि काफ़ी एक चीज़ ऐसा रहता है कि मैं एज अ कॉम्पिटिटर भी मार्केट में उतर रहा हूँ। मतलब आज नहीं, काफ़ी लोग ये तो देखेंगे कि अच्छा स्वयंभू भी एक कॉम्पिटिटर वापस आया, मार्केट में कोई आया है। तो रवि जी ने जब हाँ कहा तो काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने सारे एक स्टेप को उन्होंने गो थ्रू अपने आप किया है, मैंने भी देखा है, हमारी टीम ने सबने किया काम, लेकिन रवि जी ने ये चीज़ ज़रूर चेक किया है कि हर एक चीज़ सही हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उनको तो सबसे पहले क्रेडिट दूंगा। दूसरे सुदीप मेनन जी है। तो जब मैंने उनको अपना कॉन्सेप्ट बताया तो मुझे थोड़ा ऐसा था रहता है बात करने से पहले एक राइटर के साथ कि वो पता नहीं किस तरह से, मतलब कि मेरे कॉन्सेप्ट को सुनेंगे, उनको आइडिया अच्छा लगेगा कि नहीं। उनके पास ऑलरेडी इतने आइडियाज़ रहते हैं और जो राइटर है। तो जब उन्होंने मेरा आइडिया सुना और उन्होंने उसके बारे में कहा कि वो अच्छा आइडिया है, वो अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब उन्होंने ये कहा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और पूरे प्रोसेस में भी अभी हमारा इनकॉग्निटो का सेकंड इशू भी लिख लिया हुआ है। तो फिर उन्होंने मतलब कि हर एक प्रोसेस में कभी मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया कि वो इंडस्ट्री में पहले से हैं, उन्होंने कोई चीज़ का मुझ पे दबाव बनाया। हर एक चीज़ को उन्होंने बड़े अच्छे से इनपुट लिया मेरे से, तो उनकी भी मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम ही होगा। और मार्टिना के बारे में भी जितना कहूँ, आर्टिस्ट उन्होंने हमारे साथ शुरू किया। इनका भी मुझे काम करने का तरीका बहुत पसंद आया। जब हमने इनको बताया स्टोरी के बारे में और इन्होंने अपने आप ही कैरेक्टर डिज़ाइनिंग शुरू कर दी, और कैरेक्टर डिज़ाइनिंग में भी इन्होंने कम से कम नहीं तो 2 हफ्ते का टाइम लिया। मार्टिना ने बहुत अच्छे से पूरा टाइम दिया, और वो भी अनपेड था। वो चीज़ मुझे काफ़ी मतलब कि ऐसा लगा कि अपने काम के लिए इतना ज़्यादा इंटरेस्ट, हमने भी कहा था ऐसे कि हाँ ठीक है ये फाइनल हो गया, लेकिन वो और काम करना चाहते थे, उसको और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते थे कैरेक्टर को। मुझे लगता है 7 या 8 तरह के हमने उसके गेटअप्स पे ट्राई किया था इनकॉग्निटो के। तो उनके बारे में भी मुझे लगता है कि टीम तो मतलब ऐसी बनी है इनकॉग्निटो की जैसी मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। हर एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है। मैं यहाँ पे मैं ये ज़रूर ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आपने सही कहा, टीम काफ़ी अच्छी बनी है और आप जेन्युइनली ब्लेस्ड हैं एक अच्छी टीम से। बिकॉज जी बिल्कुल, जितने भी आपने नाम लिए हैं इनमें से पर्सनली मैं आई मीन व्हेन आई से पर्सनली देन आई मीन ऑब्वियसली ड्यूरिंग द इंटरव्यूज मैं सुदीप मेनन जी और रविराज आहूजा जी को जानता हूँ, एंड बोथ ऑफ देम आर जेम ऑफ अ पर्सन, बोथ ऑफ देम अमेजिंग, बहुत ही हेल्पफुल और बहुत कूल बंदे हैं। और मतलब यही तो इंटरेस्टिंग चीज लगती है इस इंडस्ट्री की। अभी इस टाइम पे एट दिस टाइमलाइन जो चल रहा है, इस पे कंपटीशन से ज्यादा हेल्दी सपोर्ट की जरूरत है। यही इंडस्ट्री कर रही है। इसमें ही अगर हम अपनी नाक घुसेड़ने लग जाएं कि नहीं भैया ये तो वो है वो कंपटीशन, अरे कहाँ का कंपटीशन, पहले इंडस्ट्री तो बनाओ, पहले बनाओ तो। बिल्कुल। तो ये चीज है कि तो बस कोशिश ये सोच के उतरे हैं कि कुछ अच्छा लाएं, कम एपिसोड्स में लाएं। जैसे इनकॉग्निटो है, इसको हमने कोशिश किया है। वैसे तो ये स्टैंड अलोन इशू है, फर्स्ट इशू में एक स्टोरी कंप्लीट है, लेकिन एक आर्क है वो हम 3 पार्ट्स में खत्म करने का सोच रहे हैं, ताकि ये ज्यादा लंबा ना जाए। क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉमिक्स को जब मैं रिव्यू करा तो मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए लोगों से कनेक्ट होता था, रीडर से कनेक्ट होता था कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, कि उन्होंने कोई कॉमिक सीरीज शुरू की वो ख़त्म नहीं हुई, कई पब्लिकेशन बंद हो गए, इतना इन्वेस्ट किया। तो अभी मेरा स्वयंभू के साथ यही है कि कोई भी सीरीज़ लेके आऊँ तो उनको छोटा रखूँ, 2 या 3 इश्यूज़ में उसका एक आर्क कंप्लीट हो जाए,
हाँ ताकि लोगों को कंपनी के या पब्लिशर के स्टेटस से कोई लेना देना ना हो कि यार कल को बंद ना हो जाए, कहीं 1-2 साल में बंद हो गया, स्टोरी इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो अभी मेरा पूरा फोकस यही है। आप प्लीज ये गाइड करें इस नई जनरेशन को कि एज अ पब्लिशर जो मेजर ऑब्स्टिकल्स, जो मेजर प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस जिसको हम कह सकते हैं, चैलेंजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्या फेस करने पड़ते हैं, क्या एक सवाल हाँ मैं जरूर रखूंगा सामने, क्योंकि मुझसे पूछा गया है ये कई बार कि आखिर एक पब्लिशर के पास कितना बजट होना चाहिए एक पब्लिकेशन हाउस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं है। कई बार लोग पब्लिकेशन हाउस को एक एनिमेशन स्टूडियो से कंपेयर करने लगते हैं, तो वो आप प्लीज जरा बताएं। पब्लिकेशन में मुझे लगता है सबसे बड़ा जो माइंडसेट आपको पहले करना पड़ेगा, अगर आप कॉमिक इंडस्ट्री में एज अ पब्लिशर आना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो आपको ये प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको टाइम लगेगा ऑडियंस को जीतने में, रीडर्स बेस बनाने में। कई लोगों को शायद ऐसा लगता है कि प्रॉफिट होएगा इसमें, हो रहा होगा तभी कोई पब्लिशर बीच में आ रहा है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ अभी कॉमिक फैंस ही यहाँ पे कॉमिक के अंदर पैसा लगा रहे हैं। मैं हूँ, अभी मैं आपको अगर अपने कॉमिक के बारे में बताऊं इनकॉग्निटो के, तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपया लगा है फर्स्ट इशू के लिए। Of course. तो अगर मैं इसमें पैसों के बारे में सोचूंगा कि अगर इसमें रिकवरी कैसे होगा, कितना पैसा इसमें लगा है वापस कैसे आएगा, तो वो मैं अगर इसके बारे में सोचूंगा मैं तो शायद आज ही क्विट कर दूंगा। आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा पैसा होना चाहिए और इतना होना चाहिए कि आप कम से कम 4 या 5 साल तक कॉमिक्स निकालने का मतलब दमखम रख सके। जी, ये बहुत जरूरी है सुनना जानना किसी भी यंगस्टर्स के लिए, बिकॉज हम सभी ने ये एट सम पॉइंट रियलाइज किया होगा जब हम अपने कॉलेज को पूरा करते हैं और जॉब शुरू करते हैं। जैसे अब एनिमेशन की ही बात करें तो मेरे अपने बैच में ऐसे कई यंगस्टर्स थे जो कि जिनकी एनर्जी और पावर बिल्कुल सही था, शायद उनकी अप्रोच उतनी सही नहीं थी बिकॉज एक्सपीरियंस उतना नहीं था, और बिल्कुल वो जोश, वो ताकत, वो फोकस होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन एट द सेम टाइम यही रीजन है कि हम अपने से बड़ों से, अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड का मान रखें और उनको समझ सकें कि उन्होंने इंडस्ट्री में कैसे कैसे कदम रखा। ये कह देना तो बहुत आसान है कि अरे मैं तो कुछ ऐसा लाऊंगा जो कि इंडस्ट्री को हिला के रख देगा, मैं तो कुछ मेरे आइडियाज, वो अच्छी बात है कि अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है अपने से बड़ों के लिए। मैं देखता हूँ फेसबुक ग्रुप्स पे स्पेशली जो बहुत यंग टीन रीडर्स हैं, टीन एज वाले रीडर्स हैं, वो अक्सर जो हमारे लेजेंड्स हैं उनके आर्टवर्क को यूं ही नकार देते हैं कि अरे उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो वहां तक पहुंचे कैसे, ये अभी वो उस उम्र पे हैं कि वो नहीं समझ नहीं जानते। जी बिल्कुल नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हर कोई मतलब कि अगर मैच्योरिटी के साथ कॉमिक्स में घुसना चाहेगा तो उसको ये चीजें तो बिल्कुल पहले से रियलाइज होनी चाहिए कि जो पहले से इंडस्ट्री में है वो कुछ करके ही वहां तक पहुंचे हैं, या वो चाहे वो पब्लिशर है, आर्टिस्ट है, राइटर है, उन सभी का मान सम्मान करना बड़ा जरूरी है। ऐसा अगर कोई इस सोच के साथ आएगा कि नहीं यार ये सब तो इन्होंने तो कुछ नहीं किया, मैं जो लेके आ रहा हूँ वही है जो है, तो इस सोच के साथ तो बिल्कुल कभी कुछ नहीं हो सकता, और यही सोच मेरी भी स्वयंभू के साथ रही है। चलिए, मैं पूरी उम्मीद करता हूं और मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी व्यूअर्स को, अपने सभी सब्सक्राइबर्स को और कॉमिक बुक फैंस को ये कहना चाहता हूं कि डेफिनेटली ये समय हमारे इंडस्ट्री का मैं कहूँगा कि अगर 90s और 80s अगर गोल्डन एज थी तो ये वाकई में एक समय है जिसको हम एक रिवाइवल के रूप में देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग कॉमिक बुक पब्लिकेशंस वापस आ रही हैं, खुल रही हैं, नए आइडियाज सामने आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो आपने कही, आपके जैसे फैंस हैं जो कि अब टेक ओवर कर रहे हैं। अब उम्मीद बनती है कि हम आज अगर ये नींव रख रहे हैं, ये बीज बो रहे हैं, तो कल की डेट में जब ये पेड़ बनेगा तो वाकई में राज कॉमिक्स और बाकी बड़े पब्लिकेशंस की तरह ही हम ऐसे नामों को फलता फूलता देख पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ में भूपेंद्र जी, मैं आपको ऑल द वेरी बेस्ट विश करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। चलिए भूपेंद्र जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड टू योर टीम। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। ऑलराइट, टेक केयर, गुड बाय।